आज हम प्लस टू क्लास की जो फर्स्ट यूनिट है सॉलिड स्टेट वो हम शुरू करने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा सॉलिड एंड टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो देख चलिए शुरू करते हैं। सॉलिड क्या होते हैं? अब ये आप छोटी क्लासों में भी 10th क्लास में भी आप पढ़ चुके हो, प्लस 1 क्लास में भी आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था कि सॉलिड लिक्विड और गैसेस में क्या डिफरेंसेस है, वहां भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। लेकिन इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड कितने टाइप के होते हैं, उनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, सारी बातें हम इस चैप्टर में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा रहेगा वो सॉलिड एंड टाइप्स ऑफ सॉलिड। अब सॉलिड होते क्या है? इट इज ए स्टेट ऑफ मैटर इन विच constituent particles have strong force of attraction between them। मतलब ऐसी मैटर की एक ऐसी स्टेट जिसमें जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज्यादा लार्ज होता है। इसकी वजह से इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो इसको हम अगर डिफाइन करें कि सॉलिड क्या होते हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं कि इट इज ए स्टेट ऑफ मैटर इन विच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मतलब जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, किसी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। तो कोई भी सॉलिड जिन भी पार्टिकल से मिलकर बना होता है उसको हम बोलते हैं फिर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं सॉलिड के अंदर, वो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उनके बीच में जो स्पेस है बहुत ही कम होता है। ये तो बात रही भी सॉलिड की डेफिनेशन क्या होगी, सॉलिड होते क्या है। अब इसके अलावा और बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सॉलिड के अंदर, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है, एक तो यही हो गया कि दे हैव वेरी strong force of attraction between constituent particle। they are closely packed। ये बहुत ही closely packed मतलब बिल्कुल क्लोज पैकिंग होती है इनकी। अब क्लोज पैकिंग होगी तो इनके बीच में जो स्पेस बचता है वो बहुत ही कम बचता है। जैसे कि ये बिल्कुल जो खाली स्पेस है ये बहुत कम है, ये जो खाली स्पेस आपको दिख रहा है इनके बीच में क्लोज पैकिंग होने की वजह से ये जो स्पेस बचता है बहुत ही कम बचता है। दे हैव वेरी स्मॉल स्पेस बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। मतलब इनके जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही कम होता है। अगर स्पेस कम होगा तो दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड। इसके बाद अगर स्पेस बहुत कम है तो इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब कि इनके ऊपर हम दबाव देके इनके वॉल्यूम को कम नहीं किया जा सकता। इसका मतलब दे आर नॉट कंप्रेसिबल इन नेचर। कंप्रेसिबल इन नेचर इसका मतलब कंप्रेसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये हार्ड भी होगी। जनरली जितने भी सॉलिड होते हैं वो हार्ड होते हैं। दे आर हार्ड एंड रिजिड मतलब कठोर होते हैं। अब इसके अलावा भी और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर। दे हैव वेरी हाई डेंसिटी, दे हैव वेरी हाई डेंसिटी मतलब इनकी जो डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम वो बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि क्लोजली पैक्ड होने की वजह से वॉल्यूम इनका कम होता है और मास ज्यादा होता है। और डेंसिटी जो है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए इनकी जो डेंसिटी है वो बहुत ही ज्यादा होती है। तो दीज आर द सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉलिड। तो ये तो आप 10th क्लास में या प्लस 1 क्लास में भी पढ़ चुके हो। और इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो सॉलिड है वो कितने टाइप के होते हैं। आइए हम देखते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
types of solid. On the basis of constituent particles, on the basis of arrangement of constituent particle, arrangement of constituent particle, solids are of two types. तब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के बेस पे जो सॉलिड हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड। सबसे पहले बात कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, किसके बेस पे हमने जो दोनों टाइप बताई, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के बेस पे। अब ऐसे सॉलिड, द सॉलिड, अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिफाइन करें, द सॉलिड इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर फॉर्म, मतलब जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की जो अरेंजमेंट है वो एक रेगुलर, मतलब या हम ये कह सकते हैं अरेंज्ड इन ए डेफिनेट पैटर्न, मतलब वो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक डेफिनेट ज्योमेट्री बनाते हैं, एक डेफिनेट शेप बनाते हैं, इरेगुलरली अरेंज नहीं होते। तो ऐसे सॉलिड्स को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब कोई उनकी जो अरेंजमेंट है वो एक डेफिनेट शेप बनाती है। अब ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के बेस पे जो अमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं, अब ऐसे सॉलिड जिनके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इरेगुलरली अरेंज होते हैं, मतलब कोई डेफिनेट ज्योमेट्री उनकी नहीं होती, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं द सॉलिड इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज्ड इन इरेगुलर फॉर्म, मतलब जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की जो अरेंजमेंट है वो इरेगुलर हो, ऐसे सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, अमोर्फस सॉलिड। अब ये जो टाइप है किसके बेस पे है, अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेस पे। अब इन इरेगुलर अरेंजमेंट या रेगुलर अरेंजमेंट होने से इनकी बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड की, उनके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं इनकी, और उनसे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, छोटे छोटे। crystalline solid and amorphous solid। amorphous solid तो इनकी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है वो बहुत ही रेगुलर होती है, तो इसलिए दे हैव ए डेफिनेट शेप, they have a definite shape, मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की अरेंजमेंट रेगुलर होने से इनकी जो शेप बनती है वो एक डेफिनेट शेप बनती है। दे अमोर्फस जो सॉलिड है उनकी कोई डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं होती, दे हैव नॉट ए डेफिनेट ज्योमेट्री, उनकी कोई डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं बनती, बिकॉज द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज्ड इन इरेगुलर फॉर्म। अब जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, जैसे मान लिया ये कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है और इसको अगर हम किसी चाकू से काटते हैं, तो मान लिया यहां से हमने चाकू से कट किया, तो कटने के बाद ये जो सरफेस बनेगा, ये जो सरफेस होगा और ये जो सरफेस होगा वो बिल्कुल क्लीन होगा, मतलब रफली नहीं कटेगा। मतलब कब, जब उनको चाकू से काटते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं इसको, दे गिव ए क्लीन कट, दे गिव ए क्लीन कट विद नाइफ। जब हम चाकू से काटते हैं तो बिल्कुल क्लीन कटते हैं, बट इन केस ऑफ अमोर्फस सॉलिड जब भी हम चाकू से काटेंगे तो ये रफली कटेंगे, मतलब जो सरफेस नया बनेगा वो रफ सरफेस होगा। इसका मतलब दे गिव ए रफ कट, तो ये कह सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट था, इसके बाद सेकंड पॉइंट,
दे गिव ए रफ कट विद नाइफ। जब हम चाकू से काटते हैं तो रफली काटते हैं। अब रेगुलर अरेंजमेंट होने की वजह से अगर हम किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट करते हैं तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे मान लिया कोई भी सॉलिड है और इसको हम हीट कर रहे हैं, तो इसको हम हीट कर रहे हैं और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है मान लेते हैं कि वो है 90 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो सॉलिड है एक इस फिक्स टेम्परेचर पे ही मेल्ट होगा, ना 89 डिग्री पे मेल्ट होगा ना 91 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल एक फिक्स टेम्परेचर पे मेल्ट होगा। तो इसका मतलब जिनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है उसको हम बोल सकते हैं कि दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। बट इन केस ऑफ अमोर्फस सॉलिड, अगर मान लिया कोई सॉलिड है और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है कोई मतलब फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। मान लिया कोई अमोर्फस सॉलिड है, वो हो सकता है कि वो 88 डिग्री पे अगर मेल्टिंग पॉइंट उसका एवरेज जो है वो 90 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन वो पहले से ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। 88, 89, 90 तक भी हो सकता है कि वो पूरी तरह से मेल्ट ना हो और 91, 92 डिग्री सेल्सियस तक जाके वो मेल्ट हो। तो इसका मतलब इनका कोई मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, दे, इसको अगर हम अच्छे तरीके से लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, दे मेल्ट ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब ये टेम्परेचर की एक वाइड रेंज में मेल्ट होते हैं, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होते। या हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, दे हैव नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट। मतलब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प नहीं होता। तो मतलब शार्प नहीं होता, इसका मतलब ये एक फिक्स टेम्परेचर में मेल्ट नहीं होते। तो यहाँ से जैसे हमने कोई एग्जांपल, जनरल एग्जांपल लिया, कोई मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि सभी का इतना ही होता है। जैसे कोई सॉलिड है 88 से लेकर के मान लिया 92 तक होता है, तो एक वाइड रेंज में ये मेल्ट होते हैं, किसी फिक्स टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होते। जैसे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, फिक्स टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते हैं और ये मेल्ट नहीं होते। इसके अलावा और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर हमने बताया कि दे हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की रेगुलर अरेंजमेंट के बेस पे मान लिया कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, उनकी एक ऐसी शेप है और जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो अरेंज है यहाँ। तो इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं एक लॉन्ग डिस्टेंस तक रिपीट होते रहते हैं। जैसे ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, नेक्स्ट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इसके बाद नेक्स्ट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। तो लॉन्ग डिस्टेंस तक सेम टाइप्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रिपीटेड अगेन एंड अगेन। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कि दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ ए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। मतलब इनके जो पार्टिकल्स का लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। मतलब इफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन through long distance, then this type of arrangement is known as a long range order. But in case of a amorphous solid, the constituent particle are not repeated again and again through long distance. हो सकता है मान लिया किसी constituent particles की शेप ऐसी है तो हो सकता है कि वो तो मतलब कुछ डिस्टेंस तक ही रिपीट हो, उसके बाद हो सकता है उनके जो पार्टिकल्स की शेप है वो अलग टाइप की हो, नेक्स्ट जो constituent particle है वो अलग टाइप के हों। मतलब इनके अंदर सेम टाइप्स के पार्टिकल्स बार बार रिपीट नहीं होते थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस। तो इसका मतलब जैसे दो पार्टिकल्स रिपीट हो रहे हैं उसके बाद अलग अलग टाइप की शेप आ रही है, इसका मतलब इनके जो पार्टिकल्स में जो जैसा कि होता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं पाया जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। मतलब इनके जो पार्टिकल्स हैं इनमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। इसके बाद हमने कि जैसे इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की जो अरेंजमेंट रेगुलर होती है, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की अरेंजमेंट इरेगुलर होती है। अब इसके बाद जैसे देखते हैं कि मान लिया कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है और उनके जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो मान लिया दो टाइप के
पार्टिकल से मिलके बने हैं ए और बी, जैसे कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इनकी रेगुलर अरेंजमेंट होती है, जैसे मान लिया एक ए है, एक बी, एक ए, एक बी, इस तरीके से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर है, बी ए बी ए, इस तरीके से इनके पार्टिकल की जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर है। अगर हम इसमें देखते हैं भाई, इसकी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की रेगुलर अरेंजमेंट होने से अगर हम इसमें डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हैं, जैसे अगर मान लिया हम इस डायरेक्शन में गए, तो इस डायरेक्शन में हम गए तो एक ए टाइप के पार्टिकल आ रहे हैं, एक बी टाइप के पार्टिकल आ रहे हैं, एक ए टाइप के, एक बी टाइप के। अगर हम किसी दूसरी डायरेक्शन में देखते हैं कि जैसे मान लिया हम इस डायरेक्शन में गए, तो सारे जो पार्टिकल्स हैं वो इससे अलग टाइप के आ रहे हैं, यहाँ ए और बी दोनों आ रहे थे, यहाँ बी टाइप के, सिर्फ ए टाइप के पार्टिकल आ रहे हैं। अगर हम किसी और डायरेक्शन में देखते हैं, जैसे इस डायरेक्शन में देखते हैं, तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो इन दोनों से अलग हैं। इसका मतलब भी रेगुलर अरेंजमेंट होने की वजह से जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट टाइप के आ रहे हैं। तो इसका मतलब दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एनआइसोट्रोपी। इसका मतलब जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दे आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर, मतलब इनकी जो पार्टिकल्स की जो नेचर होती है वो एनआइसोट्रोपिक होता है। आइसो का मतलब होता है सेम और एनआइसो का मतलब होता है डिफरेंट। इसका मतलब दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, बट इन केस ऑफ अमॉर्फस सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव इरेगुलर अरेंजमेंट, कोई रेगुलर ज्योमेट्री नहीं बनाते जैसे ये बनाते हैं। तो इनके जो पार्टिकल्स है कहीं पे ए होगा कहीं पर बी, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती, और रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती तो इसका मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं इरेगुलरली फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो कोई मतलब रेगुलर ज्योमेट्री नहीं बनाते कि यहाँ ए होगा यहाँ बी होगा, सारे मिक्स होते हैं। तो अगर हम किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे तो इसका मतलब जैसे हम इस डायरेक्शन में गए तो पार्टिकल्स ए टाइप के भी आ रहे हैं, बी टाइप के भी आ रहे हैं, ए टाइप के भी आ रहे हैं। अगर इस डायरेक्शन में जाते हैं तो ए टाइप के भी आ रहे हैं, बी टाइप के भी आ रहे हैं। अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो ए टाइप के भी आ रहे हैं, बी टाइप के भी आ रहे हैं। इसका मतलब सभी डायरेक्शन में एक जैसी प्रॉपर्टीज हैं, और सभी डायरेक्शन में अगर एक जैसी प्रॉपर्टी होंगी तो इसको हम बोलते हैं आइसोट्रोपी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, मतलब इनके जो पार्टिकल्स हैं या हम ये कहेंगे जो सॉलिड हैं वो आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम, मतलब दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस। इसका मतलब जो अमॉर्फस सॉलिड हैं वो आइसोट्रोपी शो करते हैं, ये शो करते हैं आइसोट्रोपी, और जो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो एनआइसोट्रोपी शो करते हैं, या हम ये कह सकते हैं दे आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर।